Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Sorry for delay of this lecture, but don't worry, next time onwards you will receive all the lectures on proper time. As far as the topic is concerned from genetic and engineering. Next topic from introduction of biotech. What is the genetic engineering? Genetic engineering is the term in which we make new DNA fragments. जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप जानते हैं कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं और उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो आज हम उसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंजाइम्स की स्टडी करने वाले हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है? ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स का ऐसा डीएनए जिसमें हम न्यू फ्रैगमेंट्स डीएनए के या न्यू जीन्स ऐड कर देते हैं, तो उस डीएनए का जो केमिकल फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है और इस वजह से उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप्स चेंज हो जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, cDNA के फॉर्मेशन का प्रोसीजर क्या है, यही सब स्टडी होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सबसे फर्स्ट स्टेप में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे एंजाइम्स की स्टडी करने वाले हैं जो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए ज़रूरी हैं। हम वन बाय वन इन एंजाइम्स की स्टडी करेंगे। नाउ सबसे पहले मैं आपको cDNA या जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिकॉम्बिनेंट डीएनए की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगी। व्हाट इज़ rDNA या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए और cDNA? It is technique used in genetic engineering that involve the identification, isolation and insertion of gene of interest into a vector such as plasmid or bacteriophage to form a recombinant DNA molecule and production of large quantity of that gene fragment or product encoded by that gene. इस डेफिनेशन से आपको एक्सप्लेन हो गया होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, rDNA और cDNA बनाने के लिए डिज़ायर जीन्स को आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट करते हैं और फिर एक प्रॉपर वेक्टर के अंदर उनका इंसर्शन होता है उन जीन्स का, और उस वेक्टर के थ्रू ये वेक्टर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज भी हो सकते हैं। जूनियर क्लासेस में आपने स्टडी की है। बैक्टीरियोफाज वो वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उनमें बैक्टीरियल सेल्स में इंसर्ट हो जाते हैं। तो उन बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड के थ्रू हम बैक्टीरिया के अंदर वो डीएनए एंटर करवाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस बैक्टीरियल सेल के अंदर बनता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसकी स्टडी हम डिटेल में करेंगे। यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर के थ्रू होस्ट सेल में एंटर करवाया जाता है, जहाँ पर इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनती हैं, क्लोनिंग होती है और फिर इन्हें उस प्रॉपर ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जाता है जिसका फिनोटाइप हमें चेंज करना है। तो इस डेफिनेशन से आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बारे में कुछ जानकारी मिली है ना। ये rDNA या cDNA बनाने के लिए हमें डिज़ायर जीन्स को सबसे पहले आइसोलेट करना होता है। ये डिज़ायर जीन्स जो कि हमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर से रिलेटेड जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स पे प्रेजेंट होता है, और उस डीएनए मॉलिक्यूल से हमें उसे आइसोलेट करना होता है और उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एंजाइम्स की। ये एंजाइम्स कहाँ से आएंगे, कैसे होते हैं, आज के लेक्चर में हम उसी की स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एंजाइम न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस एंजाइम्स बिलोंग टू द क्लास न्यूक्लियसिस और न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, which are two types, endonuclease and exonuclease.
प्रीवियस क्लास में आपने एंजाइम्स की अच्छे से स्टडी की थी कि न्यूक्लियस या ई वर्ड एंजाइम्स के लास्ट में आता है और ये न्यूक्लियस एंजाइम्स उस प्रॉपर न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो आपको इनके नाम से ही इनके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि न्यूक्लियसिस जो कि न्यूक्लिक एसिड पर वर्कआउट करते हैं। न्यूक्लियसिस जिन न्यूक्लिक एसिड पे वर्कआउट करते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए। तो हमें डिज़ायर्ड जीन जो चाहिए वो ज़रूरी नहीं है कि हम डीएनए से ही हासिल करें, वो आरएनए से भी उसको आइसोलेट किया जा सकता है। अब ये एंजाइम्स जो हैं एंडोन्यूक्लियस, ये न्यूक्लिक एसिड के इंटरनल साइड्स पे कट करते हैं, इसीलिए इन्हें एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। इंटरनल साइड्स पे कट होने से वो डीएनए या आरएनए जो भी न्यूक्लिक एसिड है वो कट आउट होगा फ्रेगमेंट्स में। राइट हैंड साइड में आप देखिए कि एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो टर्म से आप समझ ही गए होंगे कि न्यूक्लिक एसिड के जो स्ट्रेन हैं उनके कॉर्नर पे टर्मिनल पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स फंक्शन करते हैं और वहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देते हैं। तो इट मीन्स न्यूक्लियोटाइड रिमूव्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, जो कि आपको इस फिगर से क्लियर हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट थर्ड तरह का एक एंजाइम है जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट आउट करता है। व्हाट इज़ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? It makes cuts at the specific site within the DNA called as restriction site or recognition sequence. Recognition sequence क्या है? ये वही सीक्वेंस है जो हमें डिज़ायरेबल जीन चाहिए, जो प्रॉपर्टी हम इंसर्ट करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जीन्स का कॉम्बिनेशन वो होती है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और इस स्पेसिफिक साइट पे सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही कट कर सकते हैं, और क्योंकि ये डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं इसीलिए इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हमें कहाँ मिलते हैं? इन एंजाइम्स की डिस्कवरी बैक्टीरिया में हुई है, जो मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में क्लियर करने वाली हूँ। लिनियस एंड आर्बर ने 1963 में बैक्टीरियल सेल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की डिस्कवरी की थी। ये एंजाइम्स, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं और सीजर से फिगर में आपको एक्सप्लेन किए हैं, बैक्टीरिया की सभी स्पीशीज़ में नहीं, कुछ स्पीशीज़ हैं जिनमें ये एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं। बैक्टीरियल की सेल की स्ट्रक्चर आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी की है कि बैक्टीरिया में खुद का डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो कि बैक्टीरियल सेल में इस फिगर में आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। राइट हैंड साइड में इस डायग्राम में आपको सर्कुलर डीएनए जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दिख रहा है, इन्हें हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स बैक्टीरियल सेल के अंदर होते हैं और ये उस सेल्फ जिस बैक्टीरिया में है उसके डीएनए के रिकॉग्निशन साइट्स को कट आउट नहीं करते हैं। सबसे पहले इसकी आप इंट्रोडक्शन देख लो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज। इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन इज टू रिकॉग्नाइज एंड क्लीव foreign DNA, the DNA of an infecting virus. For example, such DNA is said to be restricted. It means restriction endonuclease enzymes उस सेल्फ बैक्टीरियल डीएनए को कट नहीं करते हैं। उस बैक्टीरियल सेल में बाहर से आने वाला फॉरेन डीएनए
ये किसी वायरस के फॉर्म में भी या बैक्टीरियोफॉर्स के फॉर्म में होगा, उसके रिकॉग्निशन साइट्स को कट करता है। In the host cell DNA, the sequence that would be recognized by its own restriction endonuclease is protected from digestion by methylation of the DNA catalyzed by a specific DNA methylase। इस पीपीटी में जो थर्ड पॉइंट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि बैक्टीरियल सेल में ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं वो उस प्रॉपर बैक्टीरिया के सेल्फ डीएनए के रिकॉग्निशन साइट्स को कट नहीं करते हैं, सिर्फ फॉरेन डीएनए को कट करते हैं, क्योंकि उसके सेल्फ डीएनए का मिथाइलेशन हो जाता है डीएनए मिथाइलेज एंजाइम्स के थ्रू। बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होता है उसमें भी रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, यहाँ पे भी ये एंजाइम्स वर्कआउट कर सकते हैं, पर क्योंकि उस बैक्टीरियल सेल में डीएनए मिथाइलेज एंजाइम्स होते हैं जो कि रिकॉग्निशन साइट को प्रोटेक्ट कर देते हैं, उस पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो सेल्फ उस बैक्टीरियल सेल के अंदर है फिर भी उसके खुद के डीएनए को कट आउट नहीं करते हैं। ये एंजाइम्स इजीली बाहर से आने वाला जो डीएनए फॉरेन डीएनए है उनके रिकॉग्निशन साइट को कट आउट करते हैं। द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड द करस्पॉन्डिंग मिथाइलेज आर समटाइम रेफर टू एज अ रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इट मीन्स रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में बैक्टीरियल सेल का सेल्फ डीएनए खुद के ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट आउट न होके डीएनए मिथाइलेज के थ्रू प्रोटेक्ट होता है। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कितने टाइप के होते हैं जो इस पीपीटी में आपको क्लियर हो जाएगा। ये इनकी 3 कैटेगरी हैं, टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप 2 एंड टाइप 3। जेनेटिक इंजीनियरिंग में टाइप 1 एंड टाइप 3 कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का इम्पोर्टेंस नहीं होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में काइमेरिक डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको मैं पहले ही डिफ़ाइन कर चुकी हूँ आपको, को बनाने के लिए सिर्फ टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। टाइप 1 और टाइप 3 की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में कई बार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के टाइप्स भी पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको तीनों टाइप के एंजाइम्स को डिफ़ाइन करना होगा। नाउ मैं आपको सबसे पहले टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्लियर करूँगी। It cleave DNA at random site that can be more than 1000 base pair from recognition sequence। ये डीएनए मॉलिक्यूल जो फॉरेन डीएनए आता है उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस के आगे या पीछे 1000 बेस पेयर छोड़ के उसके बाद क्लीव करते हैं उस डीएनए फ्रैगमेंट को, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम ड्रॉ है उसके थ्रू आपको क्लियर हो रहा होगा। इस काम को कंप्लीट करने में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब टाइप 3 के जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, इट क्लीव डीएनए एट अबाउट 25 बेस पेयर फ्रॉम रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इस फिगर में राइट हैंड साइड में आप देखिए कि डीएनए फ्रैगमेंट में जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वहाँ से 25 बेस पेयर दूर या पहले टाइप 3 के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्लीव करते हैं, और यहाँ पे भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेशली जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वहाँ से कट आउट नहीं करते ये एंजाइम्स, इसीलिए टाइप 1 और टाइप 3 के एंजाइम्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में इम्पोर्टेंस नहीं रखते। जेनेटिक इंजीनियरिंग में टाइप 2 के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन करते हैं। अब हम उसको देखेंगे ये कैसे काम करते हैं। इट क्लीव डीएनए विथ द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो हमारा डिज़ायर जीन है
वहीं से कट करेंगे और इस फंक्शन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स सबसे पहले हार्वर्ड ने जिस बैक्टीरिया में डिस्कवर किए थे वो बैक्टीरिया एस्चेरियाई कोलाई था, जिसको इकोआर भी कहते हैं, और इसके अलावा बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मस एक्विटिस और बहुत सारी बैक्टीरियल स्पीशीज़ में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं। टाइप 2 के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं वो हम देखेंगे कि सबसे पहले डिज़ायर जीन्स या रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ये आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज़ यूजुअली 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग एंड पैलियंड्रोमिक। रिकॉग्निशन सीक्वेंस में सिर्फ 4 या 6 बेस पेयर, मैक्सिमम 6 बेस पेयर हो सकते हैं और ये पैलियंड्रोमिक होते हैं। पैलियंड्रोमिक का मतलब होता है कि इन बेस पेयर को राइट हैंड साइड से स्टडी करें तो भी वही सीक्वेंस होगा जो कि लेफ़्ट हैंड साइड से रीड करने पर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मलयालम वर्ड की स्पेलिंग देखिए, अगर हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड से रीड करें तो MAL, और यही 3 फिगर अगर राइट हैंड साइड से रीड किए जाएं तो भी आते हैं MAL। आगे हम देखें तो AY, वहाँ पे भी AY आता है। इट मीन्स उस जेनेटिक कोड को चाहे लेफ़्ट साइड से रीड किया जाए तो भी वही सीक्वेंस आएगा जो कि राइट हैंड साइड से रीड करने पर आता है। तो ऐसे कोड को कहते हैं पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस। इट मीन्स जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो पैलियंड्रोमिक होता है और 4 to 6 बेस पेयर का होता है। इस DNA सेगमेंट में रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 के एंजाइम्स जब कट आउट करते हैं तो वो DNA फ्रेगमेंट, DNA पार्ट जो है स्ट्रेन, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उनके एंड्स या तो स्टिकी होंगे या फिर ब्लंट एंड होंगे। इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि स्टिकी, आप इस वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि फ्रेगमेंट्स जो बनेंगे उनके एंड चिपचिपे होते हैं, वो इजीली अपने करस्पॉन्डिंग टेम्पलेट से स्टक हो जाएंगे। स्टिकी एंड प्रोवाइड करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले दे रही हूँ EcoR1। EcoR1 वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसके लिए स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है GAATTC। आपको हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के लिए उसका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस में याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया EcoR1, ये एंजाइम इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में फर्स्ट जो बेस है G और सेकंड है A, ग्वानिन एंड एडेनिन, इनके बीच में मॉलिक्यूलर सीजर या EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट आउट करता है। तो पहला स्ट्रैंड जो 5 to 3 है वहाँ पर G और A के बीच ये कट लगेगा। यही कट इसका जो डबल स्ट्रैंड DNA है तो दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 होगा, वहाँ पे ये जाएगा लास्ट और उससे पहले वाले बेस के बीच में G और A में। तो फिगर से आपको एक्सप्लेन हो गया होगा कि स्टिकी एंड प्रोवाइड करने वाले एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स 6 बेस पेयर में फर्स्ट और सेकंड बेस के बीच से कट स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्लीव होना शुरू होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, BAM-H1। इस एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, अगर हम 5 to 3 स्टडी करें, उसको रीड करेंगे तो ये होता है GGATCC। इन बेस के नाम आप जूनियर क्लासेस में जानते हो, G फॉर ग्वानिन, A फॉर एडेनिन, T फॉर थाइमिन, C फॉर साइटोसिन। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बेस पेयर कौन सा है? GG। यहाँ से ये एंजाइम इसको कट करेगा,
5 to 3 स्ट्रैंड में, और 3 to 5 स्ट्रैंड में जो लास्ट और उससे पहले का है बेस वहाँ से कट होगा। ये दोनों एग्जांपल्स इको R1 और बाम H1 स्टिकी एंड प्रोवाइड करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हैं। स्टिकी एंड मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो डीएनए स्ट्रैंड जिन 2 फ्रेगमेंट्स में कट आउट होगा उनके जो एंड्स होंगे वो स्टिकी होंगे, वो अपने प्रॉपर टेम्पलेट पे इजीली स्टक हो जाएंगे। दूसरे टाइप 2 में जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आते हैं ब्लंट एंड प्रोवाइड करने वाले टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। इसका वन अगर हम इसको 5 to 3 रीड करें तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है AGTACT, और अगर इसको 3 to 5 रीड करें तो ये होता है TCATGA। ब्लंट एंड प्रोवाइड करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हमेशा सेंटर से कट आउट करते हैं। ये कभी भी फर्स्ट और सेकंड बेस के बीच में कट नहीं लगाते। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेंटर में, इट मीन्स 3 बेस छोड़ के AGT 3 बेस पेयर के बाद ये मॉलिक्यूलर सीजर के फॉर्म में इसको रिकॉग्निशन साइट को कट आउट करेंगे। दूसरे स्ट्रैंड में भी ये TCA 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं बेस पेयर उसके बाद कट हो रहा है। इट मीन्स ब्लंट एंड प्रोवाइड करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हमेशा सेंटर में बीच में से डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं। अब हम ब्लंट एंड प्रोवाइड करने वाले एक और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एग्जांपल बताऊंगी, इको RV। आपको ध्यान रखना है कि इको R1 स्टिकी एंड प्रोवाइड करता है, जबकि इको RV ब्लंट एंड प्रोवाइड करने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इको RV का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है 5 to 3 रीड करें तो GATATC, और 3 to 5 प्राइमर की तरफ ये होंगे CTATAG। 3 बेस पेयर छोड़ के बिल्कुल बीच में सेंटर में ये एंजाइम कट करेगा, और 2 फ्रेगमेंट्स में ब्लंट एंड जो कि स्टिकी नहीं है में एंजाइम्स टूट जाएंगे। अब एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर होगा कि जो ब्लंट एंड है ये स्टिकी नहीं है, तो अपने टेम्पलेट से पे ये कैसे उसके साथ कनेक्ट होते हैं या स्टक होते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है ये हम नेक्स्ट PPT में स्टडी करेंगे। फ्रेगमेंट्स विथ ब्लंट एंड्स मे बी ईदर यूज्ड एज सच और यूज्ड विथ स्मॉल लिंकर्स। अब ये लिंकर क्या होते हैं? ब्लंट एंड्स आर ऑल्सो मेड स्टिकी बाय एडिशन ऑफ poly A और poly T सीक्वेंस विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफरेज। थोड़ा सा बैक क्लास में जाइए, 11th में आपने poly E और poly T की स्टडी की थी। poly A क्या है? poly A एडेनिन नाम का बेस होता है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं poly A, और poly T में थाइमिन होता है। poly A और poly T ये लिंकर का काम करते हैं। तो ब्लंट एंड जब बन जाते हैं तो ये अपने करस्पॉन्डिंग टेम्पलेट के साथ कैसे कनेक्ट होंगे? इनके कनेक्ट होने के लिए एक लिंकर की ज़रूरत होती है, और ये लिंकर होता है या तो poly A या फिर poly T। ये उस ब्लंट एंड के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इस फिगर में आप नीचे अब देखिए कि DNA स्ट्रैंड पे लास्ट है GAT 5 to 3, और 3 to 5 स्ट्रैंड पे ये सीक्वेंस है CTA। इस ब्लंट एंड पे ये लिंकर poly A कनेक्ट हो जाता है, तब ये स्टिकी एंड में चेंज हो जाएगा और फिर ये अपने टेम्पलेट के साथ ये अटैच हो सकता है। इस नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए कि 500 बेस पेयर का एक डबल स्ट्रैंड DNA हमने आपको दिखाया है, जिसका 5 to 3 हम देखें तो CTAG से स्टार्ट होता है और एंड है इसकी TAG तक। और 3 to 5 स्ट्रैंड में, क्योंकि डबल स्ट्रैंड DNA है,
तो GAT से शुरू होता है और ये एंडिंग है इसकी GATC पर। यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। EcoR1 कौन सा एंजाइम है? स्टिकी और ब्लंट? टेल मी। यस, स्टिकी एंड प्रोवाइड करने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसका रिकॉग्निशन साइट आपको याद होगा, टेल मी। ओके, GAATTC। स्टिकी एंड प्रोवाइड करने वाला EcoR1 कहाँ से कट करेगा? फर्स्ट और सेकेंड बेस के बीच में, इट मीन्स G और A के बीच में। यहाँ से ये एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर के फॉर्म में इस DNA स्ट्रैंड को कट करेगा। यहाँ से क्लीव होने के बाद आप नीचे देखिए कि 2 स्टिकी एंड के फ्रैगमेंट्स बन गए हैं। फर्स्ट फ्रैगमेंट 200 बेस पेयर का है, जबकि सेकेंड फ्रैगमेंट 300 बेस पेयर का है। और EcoR1 ने ये 2 स्टिकी एंड प्रोवाइड कर दिए। अब आपको एक्सप्लेन हो गया होगा कि टाइप 2 में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी DNA स्ट्रैंड के रिकॉग्निशन साइट को कैसे कट आउट करते हैं। इसमें आपको स्टिकी एंड ब्लंट एंड दोनों का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स विथ रिकॉग्निशन साइट। EcoR1, आपको लग रहा होगा कि मैम ने इतने सारे एंजाइम्स के नाम बता दिए, पर इनके नाम जो नॉमेनक्लेचर होता है उसकी एक टेक्निक होती है। EcoR1 का नाम EcoR1 क्यों है, इसके लिए हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। इसके लिए एक टेक्निक है नेमिंग ऑफ एंजाइम्स। EcoR1 में आप देखो कि 4 लेटर है ECOR, उसके बाद 1, ठीक है, रोमन नंबर है 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के नाम में 4 लेटर होते हैं, जिसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो उस एंजाइम्स के जिस सोर्स से वो आइसोलेट किया गया है, वो ऑर्गेनिज़म या बैक्टीरिया, उसका जीनस शो करता है। सेकंड और थर्ड लेटर जो होते हैं वो उस ऑर्गेनिज़म या बैक्टीरिया की स्पीशीज़ को शो करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि EcoR1 में E जो है वो एरिस्टिया बैक्टीरिया का जीनस है, कोलाई उसकी स्पीशीज़ है। तो कोलाई के में CO 2 लेटर आ रहे हैं जो स्पीशीज़ को शो कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पे जो लेटर होता है वो उस प्रॉपर बैक्टीरिया के स्ट्रेन को शो करता है। तो EcoR1 में R उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन को शो कर रहा है। और लास्ट में होता है रोमन नंबर, क्योंकि उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया से या माइक्रोब्स से जो एंजाइम आइसोलेट होते हैं, इनके नंबरिंग के बेस पे किसी बैक्टीरिया से 2 4 6 या फर्स्ट जो पहले आइसोलेट हुआ है तो हम फर्स्ट नंबर देंगे उसको। तो एरिस्टिया कोलाई बैक्टीरिया से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फर्स्ट आइसोलेट किया गया उसका नॉमेनक्लेचर होगा EcoR1। तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड एग्ज़ाम में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के नेमिंग का प्रोसीजर भी पूछा जाता है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना।